नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे से लौट कर जाने तक, वहाँ दौरे पर आने से जाने तक बहुत सारी चीज़ें रहीं। हमने एक विस्तार पूर्वक उस पर बात भी किया था। हमने ये देखा कि कैसे शी जिनपिंग ने जो है वो ट्रंप साहब को ठीक से उनकी जगह बताने का काम किया। एक नहीं कई मुद्दों पर ये साफ दिखा कि उन्होंने बाकायदा अमेरिका को एक आईना दिखाया। इस बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा सर वियतनाम को लेकर के हो रही है। जिस तरीके से वियतनाम एकदम से चर्चा में आया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर किसी नए चीज की तैयारी हो रही है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। एक बहुत छोटा सा क्लिप है, मैं पहले उसको सुनवा देता हूं, फिर आता हूं सवाल लेकर के। सुनाइए जरा डोनाल्ड ट्रंप की बात। What's his request? We discussed the Taiwan, the whole thing with the arms sales. It was in great detail, actually. And I'll be making decisions. What was his request? But, I think the last thing we need right now is a war that's 9,500 miles away. I think that's the last thing we need. We're doing very well. Would the US defend Taiwan if it came to I it? don't want to say it. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said, I don't talk about those He things. asked you today. He asked you if you would send troops, if you would. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. सर, ताइवान को लेकर के ट्रंप साहब जो कुछ कह रहे हैं, और उधर एक और उसके साथ में चर्चा ग्रीनलैंड की शुरू हुई है। सर, समझना हम ये चाहते हैं, शुरुआत हम उस बात से करते हैं, बहुत सारी उसके बाद बातचीत है, क्योंकि अब तो ईरान के ऊपर एक और अटैक की बात हो रही है, यूएन जाने की बात हो रही है। ईरान ने यूएई को क्लियर कर दिया है कि देखो एक दायरा मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज एक जो है वो बर्दाश्त की जो सीमा है वो भी खत्म होती जा रही है ईरान की भी, जिस तरीके से उसने यूएई को चेतावनी दी है ठीक से। तो वो सारी बातचीत भी आएगी, लेकिन फिलहाल हम ताइवान से शुरू करते हैं। सर, ट्रंप साहब ने जिस तरीके से और जिस तेजी से जिनपिंग से मुलाकात के बाद ताइवान के मुद्दे पर पलटी मारी है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है कि आप ताइवान के मामले में जो है टांग मत अड़ाइए, दूर रहिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? चेतावनी दी है, धमकी दी है, क्या माना जाए? और इस बदले हुए रुख को कैसे देखा जाए? चूंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, बहुत कुछ दावे करता है, बहुत सारे देश उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उस लिहाज से। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ट्रंप ने जो ये टिप्पणी दिखाई ना अपनी छोटी सी, इसने पूरी दुनिया के समकालीन इतिहास में अमेरिका के अपॉर्चुनिस्टिक रोल का, जो मौका परस्ती अमेरिका करता है सबके साथ, अपने सहयोगियों के साथ खासतौर पर, उसको एक्सपोज करके रख दिया है ब्लैक एंड व्हाइट। तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति यही सब धंधे करते हैं, कोई खास बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से कैमरे पे एक से अधिक बार, जब वो एयरफोर्स वन से वापस लौट रहे हैं अपने शी जिनपिंग से 2 मुलाकातें करके, उन्होंने जो बातें कही उसका एक ही मतलब होता है कि उन्होंने वियतनाम के साथ जो सुरक्षा का पैक्ट है उनका, उससे कंप्लीटली पल्ला झाड़ लिया है, नंबर 1। और चाइना को ग्रीन लाइट दे दी है कि आप जो करना चाहें वियतनाम के साथ करें। यानी कि मेमने को शेर के सामने बांध करके और वो अमेरिका हो गए। ये साधारण शब्दों में, आम आदमी की भाषा में ये हुआ है। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे पूछा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस बारे में बात नहीं करता। ये जवाब हर अमेरिकी को, हर दुनिया के हर उस व्यक्ति को जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भरोसा करता है, उसको चिंतित करता है। और ये क्या है राम प्रकाश जी? ताइवान कोई केवल एक भू राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं, ये वैश्विक एआई उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है आज की तारीख में। चिप्स के मामले में, एआई चिप्स के मामले में, आपको पता है इस बात का। एनवीडिया, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, तमाम कंपनियों को शक्ति प्रदान करने वाले लगभग सभी उन्नत एआई चिप ताइवान के सेमीकंडक्टर के निर्माण पर बहुत अधिक हद तक निर्भर है। अगर जिस तरीके से ट्रंप ने पल्ला झाड़ा है, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं विरोध करने वाला। कौन बचेगा? रशिया ऑलरेडी उनके साथ है, तमाम देशों के साथ उनके उसके साइड में है वो। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो होगा क्या? वैश्विक उद्योगों को भारी व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, जो प्रेजेंटली जो सारे के सारे उन्नत चिप उत्पादन जो है वो रातों रात ठप होकर के रह जाएगा। अमेरिका का जो एआई नेतृत्व है वो वर्षों तक रुक जाएगा, जो अभी तक वो जो उसकी सो कॉल्ड सुप्रीमेसी लेकर के वो चल रहे हैं। जीपीयू की कमी से एआई अनुसंधान से लेकर राष्ट्रीय रक्षा प्रणालियों तक सब कुछ ठप हो सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था
को आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी झटकों में से एक का सामना करना पड़ सकता है। क्या ट्रंप ये बात नहीं जानते थे? और अगर जानते हैं उसके बाद वो ये बात कैसे कह सकते हैं? और क्या कह रहे हैं कि अमेरिका की भूमि से 9500 मील दूर आकर के डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है और केवल मैं ही जानता हूं कि हम इंटरव्यू करेंगे। दिस इज कॉल्ड, अंग्रेजी में जो कहते हैं ग्रीन लाइट। अपने सबसे बड़े कंपटीटर, अपने सबसे बड़े शत्रु चाइना को इस तरीके से उनके साथ बैठ करके जो परिस्थिति ट्रंप ने पैदा की है वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। केवल अमेरिका के लिए नहीं, अमेरिका के लिए तो है ही क्योंकि उसकी सुप्रीमेसी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक जो संकट क्रिएट करेगी उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और मैंने केवल एक छोटी सी क्लिप दी आपको। इसके बाद ट्रंप ने जो कुछ कहा जो अगले सवाल पे, चूंकि वो थोड़ा सा कॉपीराइट का इश्यूज हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं कोट कर देता हूं। ट्रंप ने चिप निर्माताओं को तुरंत अपने निर्माण क्षेत्र अमेरिका में स्थानांतरित करने की सलाह दी। ये कहते हैं जब काउंटर क्वेश्चन आया ना कि एआई चिप का क्या होगा और अमेरिका का क्या होगा अगर वियतनाम पे कब्जा कर लिया, तो कहा कि कुछ नहीं, आप अमेरिका के अंदर आ जाइए, वहां पे सारा ट्रांसफर कर लीजिए। क्योंकि शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत से ये स्पष्ट हो गया है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। ये ट्रंप ने ही बता दिया और ये सारी दुनिया को पता नहीं। एक ही बॉटल नेक था कि अमेरिका का रुख क्या रहेगा, वो इन्होंने पल्ला झाड़ करके साफ कर दिया। तो आज की तारीख में जो भी प्रगति है राम प्रकाश जी, तकनीकी प्रगति है, उसके लिए आपको पता है जो ये एआई चिप्स है बहुत आवश्यक है। और ताइवान इस समय जो चिप्स का है वो मेन सेंटर उसका है, मेन हब है पूरी दुनिया के लिए। यही एक मुख्य कारण है कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है तत्काल बिना देर के, और कोई कारण नहीं तत्काल, केवल यही कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एआई चिप्स के मामले में ही अमेरिका से पीछे रहे और उस मामले में सुपर पावर ताइवान है। ट्रंप ने क्या कहा, कोट, मैं चाहता हूं कि ताइवान में चिप बनाने वाली सभी कंपनियां अमेरिका में आ जाएं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा कदम होगा। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अनकोट। अब आप बताइए क्या करेगा। ताइवान में बड़ी संख्या में जो चिप कंपनियां हैं वो पहले से ही अमेरिका में ऑलरेडी जाने की स्थिति में है, लेकिन ट्रंप कहता है कि मुझे मेरे कार्यकाल के अंत तक विश्व चिप बाजार का 40 से 50 हिस्सा हमारे पास होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफर नहीं हुआ करते, शिफ्ट एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एआई चिप्स कोई ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स और तमाम जिन चीजों की जो सोर्सिंग की बात है वो बहुत सारे इश्यूज है। अमेरिका उसी के लिए तो कटोरा लेके गए थे, और क्या लेके गए थे ट्रंप वहां पर, और शी जिनपिंग के सामने जिस तरीके से सरेंडर किया है, एक मामले पे नहीं, ताइवान तो मेन मामला था ही था। आप सोचिए ना, जो देश जिसके साथ इन्होंने अरबों खरबों के रक्षा समझौते कर रखे हो आपूर्ति के, उसके बारे में पूछा ट्रंप से कि क्या आप उन रक्षा सौदों का आप क्या करेंगे। उसने कहा कि इस पर मैं विचार करूंगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं कर सकता। यानी कि वो, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि अमेरिकी हथियार ताइवान को मिले, तो ट्रंप उससे भी बैकआउट कर सकता है। तो अब ट्रंप के जितने भी सहयोगी हैं वर्ल्ड ओवर, उनको ये सोचना चाहिए कि ये आदमी और ये देश ये भरोसे लायक है भी या नहीं। जिस तरीके से ताइवान की पीठ में छुरा घोंपा, जिस तरीके से उनको उनके सामने परोस दिया, उसका क्या मतलब निकालेंगे आप। सोच करके देखिए एक बार कि ताइवान चाइना से केवल 59 माइल्स दूर है और अपने अमेरिका से 9500 माइल दूर है। बहुत ही पेचीदा मामला है। और जब आप इतिहास देखेंगे तो ताइवान का विकास इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के अंदर ऐसे तमाम राष्ट्रपति थे, ट्रंप कहता है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। ये कहा उन्होंने, कोट एंड कोट कहा, उन्होंने हमारी चिप इंडस्ट्री को हड़प दिया। अगर उन्होंने आपकी इंडस्ट्री को, चिप को, इंडस्ट्री को अड़क लिया, तो आपने पिछली टर्म में क्या किया फिर ताइवान के साथ? तब क्यों उनके साथ थे, आज उनके क्यों विरोधी हुए? क्योंकि राम प्रकाश जी एक ही शब्द है, ट्रंप कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है, डरपोक है, कायर है, और आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जिस तरीके से एक इजराइल की एक प्रेजेंटेशन देख करके अपनी ब्लैकमेलिंग के कारण, एप्स्टीन फाइलों की ब्लैकमेलिंग के कारण वो ईरान से युद्ध करने उतर गया और आज वो फंसा खड़ा हुआ है, उसको निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। उसी तरीके से वो एक और नया मोर्चा नहीं खोलना चाहता ताइवान को लेकर के, इसलिए उसने सारे के सारे पैक्ट से बैकआउट करते हुए ताइवान को अपने हाल पर छोड़ दिया है। तो ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, 40% चिप आ जाएगी, 50% आ जाएगी, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है। हम ईरान पे लौट करके आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा मैं एक चीज समझना चाहता हूँ सर। जो ट्रंप कह रहे हैं कि 40-50% हमारा शेयर हो जाए और ये सारी चीजें, सर कंपनियां ट्रांसफर हो जाएंगी, कंपनी चली जाएंगी, लेकिन जो रॉ मटेरियल है जिनके लिए बार बार इनको चाइना पे निर्भर होना पड़ता है, वो कैसे लाएंगे? और अगर कंपनियां शिफ्ट हो जाएंगी तो क्या उन कंपनीज को रॉ मटेरियल चाइना देगा?
नहीं, सवाल तो वही है ना, जो अल्टीमेटली क्या ट्रंप ने इस यात्रा में ऐसा सरेंडर किया है कि सारी चीजों में गुड़ी गुड़ी हो गया है कि तुम ताइवान पे कब्जा कर लो तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज क्या कहा, आज लेटेस्ट चीज हो रहा है व्हाइट हाउस में आज पहुंचने के बाद कि अब तो चीन जम के तेल खरीदेगा ईरान से। ये भी कहा चीन ईरान से, तुमने सैंक्शन लगा रखी, उसके बावजूद भी चीन जम के तेल खरीदेगा ईरान से। फिर तुम किस चीज के दादा हो? इसका मतलब ये व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर कंप्लीट सरेंडर करके गया है शी जिनपिंग के सामने, और वो उन्हीं की भाषा बोल रहा है। ये भाषा किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की हो ही नहीं सकती, जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की बात करते हो और वो इस तरह की बात करें। तो स्पष्ट ये है राम प्रकाश जी कि बेसिकली जो ट्रंप ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुख बेहद दृढ़ है, इसका मतलब समझिए आप क्या है कि उसका दृढ़ है तो हमने बैकआउट कर लिया। चीन को आगे बढ़ने की खुली छूट मिल गई है अमेरिका से, और खासकर जब अमेरिका जिस मौके पर ईरान के हाथ युद्ध में उलझा हुआ है, उसके लिए चाइना के लिए फिर ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आज की तारीख में ट्रंप के ऊपर ना तो उसके विरोधी तो कोई भरोसा वैसे ही नहीं करता, कोई भी समझदार आदमी दुनिया का ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं करता। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके सहयोगी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। जिस तरीके से जो ईरान के युद्ध के अंदर जो जितने भी उनके सहयोगी देश थे गल्फ काउंसिल के, वो गल्फ ऑपरेशन काउंसिल के, वो सारे के साथ किस बात की बात भुगत रहे हैं? केवल इसलिए कि उनके यहाँ अमेरिकी अड्डे हैं, इसी बात का दंड भुगत रहे हैं ना उनके यहाँ जो ईरान हमले करते हैं। तो आगे से इनके साथ समझौता करेगा कौन? इनका तो ये पता नहीं कब बैकआउट कर जाए। कल तक मोदी को ग्रेट मैन कहते फिरा करते, आज पाकिस्तान को उठाए फिर रहे, भारत पाकिस्तान को दोबारा से हाइफनेट कर। चाइना के साथ ऐसा वो कर लिया कि उनको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी साउथ एशिया के अंदर। तो वो व्यक्ति पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका की जो लेड डाउन पॉलिसी थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उन सब को अपनी सनक के साथ इस तरीके से बदल रहा है कि जैसे वो दुनिया का मालिक हो है, कि जो हेजीमनी उसने ओवर ए पीरियड ऑफ डिकेड्स उसने जो अचीव की थी, उसको इस सनकी व्यक्ति ने चाइना के पास सरेंडर करके अब चुपचाप चले है। किन कारणों से गया है वो अभी भी विवाद का विषय है कि इजराइल से कंप्रोमाइज था, रशिया से कंप्रोमाइज होने की बात कहते हैं, क्या अब चाइना के साथ भी कंप्रोमाइज है? ये चीज देखनी पड़ेगी, वरना कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा अपने सहयोगी देशों के प्रति नहीं करता कि वो 95 मील दूर है, उनसे 59 मील दूर है। तो फिर आपको पहले नहीं पता था? ये ज्योग्राफी कोई अब नहीं चेंज हुई है। तो ये ट्रंप का अपॉर्चुनिज्म है और अमेरिका की मौका परस्ती बिल्कुल स्पष्ट हो गई। सर, अब जिस तरीके से ट्रंप चीन से लौट करके गए हैं और फिर बड़ी खबर आ रही है कि ईरान पर दोबारा अटैक करने की तैयारी हो रही है, तो क्या चीन और अमेरिका के बीच में ईरान को लेकर के भी कोई डील हुई है? ऐसा माना जाए, दिख तो ऐसा ही रहा है कम से कम। नहीं राम प्रकाश जी, इन्होंने सिंपल देखिए, आज की तारीख में ट्रंप बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस ईरान फियस्को। ईरान से बाहर निकलने के लिए उन्होंने इतना जरूर कहा वहां पर कि अगर आप कोई सकारात्मक मदद हमारी कर सकते हैं तो कीजिए, और ये हार्मूज का जो डेड लॉक हुआ है इसको खुलवाइए, ये बात जरूर की। और शी जिनपिंग ने भी इस बारे में कहा कि हम इसमें कोशिश कर सकते हैं। इससे आगे उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अकेला ईरान नहीं, इसमें रूस की भूमिका तो सर अमेरिका ने ही बंद किया हुआ है ना, ईरान ने तो बंद किया नहीं है जी। नहीं, लेकिन ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि कॉमर्शियल जहाजों की आवाजाही के लिए कोई वो नहीं, उसके बावजूद उसमें ब्लॉकेड किया किसने? ट्रंप ने ही तो किया। तो अपने किए को भुगत रहे हैं ट्रंप, और ऐसे जाल में उसको नेतन्याहू ने फंसा दिया कि उसको कोई निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। इसलिए वो आदमी हाथ पैर मार रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अमेरिका ने 2 से 3 प्लान बनाए हैं ईरान पर दोबारा से हमला करने की, अगर वो इससे नहीं निकल पाए सक्सेसफुली हार्मोज वाले उससे। तो लगभग 50,000 के आसपास सैनिक और युद्ध पोत वहां तैनात कर दिए हैं और केवल एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब एज ऑफ नाउ जब मैं आप बात कर रहे हैं उसकी परिस्थिति ये है। लेकिन क्या ट्रंप ये हिमाकत कर पाएंगे? ट्रंप ने तो एक प्रेजेंटेशन देख के नेतन्याहू की अपने सिचुएशन रूम में उसको बिठा करके, जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अलाउड नहीं है, और किस तरीके से मोसाद के चीफ ने वहां बैठ करके एक प्रेजेंटेशन दिखाई और बताया कि जी चंद घंटों का काम है, जैसे आपने वेनेजुएला में किया वैसे ही ईरान में हम सत्ता पलट करते हैं। जबकि अंदरूनी उसकी मोसाद की रिपोर्ट ये कह रही थी कि सत्ता परिवर्तन में 1 साल लगता है। लेकिन ट्रंप के साथ मिलकर के, चूंकि नेतन्याहू डेस्परेशन में है, वहां पर आपको पता है अक्टूबर 24 तक चुनाव होना है इजराइल के लिए, और नेतन्याहू के लिए अपनी सत्ता बचाना सबसे क्रिटिकल है, सबसे क्रूशियल है। वरना उनको पता है कि वो पद से हटते ही उनका पहला जो वो होगा वो पहले जेल में जाएंगे जो उनके खिलाफ जुर्म बचाएंगे।
तो वैसी परिस्थिति जो है ना उनके सामने थी, उस ट्रैप के अंदर लगातार वो फंसते चले गए ट्रंप। और ये बात अब मैं और आप नहीं कह रहे, ये अमेरिका के तमाम पूर्व विदेश मंत्री, खुद ट्रंप के पुराने सलाहकार, और अब तो बराक ओबामा ने भी कह दिया और ये कहा कि जब नेतन्याहू ने उनको कहने की कोशिश की ईरान वाला फार्मूला बेचने की, तो मैंने उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। ये आपने कोर्ट देखा होगा कल रात में। तो ओबामा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस तरीके से कोई राष्ट्रपति नहीं माना और ट्रंप ब्लैकमेल होकर के किस तरीके, हालांकि उन्होंने वो शब्द प्रयोग नहीं किए, लेकिन जिन परिस्थितियों में ट्रंप इजराइल के साथ गए बिना किसी अमेरिकन उसके डिसीजन के, एज सच पॉपुलर डिसीजन के, और बाकायदा शी जिनपिंग के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ सवाल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम तो इजराइल की मदद के लिए गए। इसके बाद तो कुछ कहने को बचता नहीं कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं और किन्हीं ऐसे कारणों के सहारे जिनका वो नाम नहीं लेना चाहते वो इस युद्ध में उतरे हैं। अमेरिका की जो भी दादागिरी थी उसको भी उन्होंने उसका निपटारा वहां ईरान में भी करवा दिया, रही सही कसर अब ये वियतनाम वाले मामले में पल्ला झाड़ करके और ज्यादा। सर अभी एक और चीज है इसमें, हम ये देख रहे हैं लगातार कि अभी प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री। उसके पहले खबर आई थी कि नेतन्याहू जो है वो यूएई के दौरे पर आए थे, हालांकि बाद में उसका खंडन भी किया गया था, लेकिन इजराइल से ही वो खबर दी गई थी कि नेतन्याहू यूएई के चुपचाप दौरे पर गए हैं, गोपनीय दौरे पर गए हैं, इस तरीके की चीजें। इस बीच में ईरान ने सीधे तौर पर यूएई और ओमान को टारगेट किया है, साफ चेतावनी दी है कि अब आपने जो दरवाजे खोल रखे थे अमेरिका के लिए उसको बंद करिए, बहुत हो चुका है। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, प्रधानमंत्री एक ऐसे देश में जाते हैं जहां नेतन्याहू अभी होकर के आए हैं, ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, फिर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो हर साल वो यूएई जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं और इस परिस्थिति में यूएई जाने का क्या मायने है? एक दूसरा सवाल ये भी है मेरा कि ईरान की ये जो चेतावनी है यूएई के लिए, क्या ये जो पूरे जितने भी देश अमेरिका का साथ अब तक दे रहे थे उन सबको इस लपेटे में लिया गया है? क्या आप देख लीजिए, ट्रंप कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, सावधान हो जाइए, हमारे साथ आइए, एक मैसेज है क्लियर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ईरान ने केवल यूएई को नहीं कुवैत को भी चेतावनी दी है साथ में, और कहा है कि उनके जो सलाहकार है ना खामनेई के, मुस्तफा खामनेई के, उनके जो सलाहकार है मोहम्मद मोकबर, उन्होंने कुवैत और यूएई को कड़ी चेतावनी दी है और क्या कहा कि अब तक हमने संयम बरता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलेगा ये। जिस तरीके से आपके बेसिस और आपकी फैसिलिटीज हम पे अटैक करने के लिए यूज हो रहे हैं, इससे हम खुश नहीं है। अभी तक हमने आपको लंबे समय से अपना दोस्त माना और भाई माना, लेकिन अब उन्होंने अपनी आजादी तक बेच दी है और अपने देश की जमीन दुश्मनों को इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और मौजूदा युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने जिन निशानों को ठिकाना बनाया वे अमेरिकी ठिकाने थे और ईरान ने पूरी ताकत से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये सब संयम स्थायी नहीं है और आगे हालात बदल सकते हैं, यानी कि दो टूक वो ये कह रहे हैं कि अपने यहां से ईरान अपने अमेरिका को चलता था। ये स्टैंड ईरान ने शुरू में आपको याद होगा युद्ध के दौरान भी कहा था कि अगर आप अपने यहाँ जो उनकी फैसिलिटीज है अमेरिका की उनको यूज ना करने दो तो हम आपको आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये उसी स्टैंड को थोड़ा सा और इम्फेटिकली, क्योंकि माहौल देखिए युद्ध का दोबारा बिल्डअप हो रहा है। ट्रंप बहुत ही बेचैन और सनकी व्यक्ति है, अस्थिर चित्त का व्यक्ति है, किस पल वो क्या फैसला ले ले, और आपने देखा वहां की टॉप आर्मी लीडरशिप को वो ऑलरेडी बदल चुका है। तो आज की तारीख में अमेरिकी सेना में उसको कोई नो कहने वाला भी नहीं। ये तो पहले तो गुड सेंस प्रिवेल किया जाया करती ना, तमाम जनरल्स ने बताया कि ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना है, ठीक नहीं रहेगा, हमें उसका ईरान का जिस तरीके की ज्योग्राफी है उसमें अमेरिका ट्रैप हो जाएगा। तो वो जनरल्स वो थे जो बता दिया करते बात। आज की तारीख में तो अमेरिका की सेना में ऐसा कोई नहीं बचा। तो जो ट्रंप चाहेंगे वो हो जाएगा। इसीलिए ईरान बार बार अपने पड़ोसियों को आगाह कर रहा है कि भाई उनको अपने यहां से निकालो, अपने एरिया को, अपने फैसिलिटीज को मत यूज करो। और ये चीज बड़ी है कि उनको सख्त चेतावनी भी दे रहा है कि अभी तक जो था वो ठीक था, आगे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दोबारा से जो ट्रंप की बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है और यूएई के अंदर ये क्राइसिस बढ़ ना जाए, मुझे केवल इस बात की चिंता है कि होना तो ये चाहिए था कि चाइना गए थे, अगर आप सिंसियर एफर्ट करते तो हार्मूज खुलवाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात। और ऐसा नहीं है कि ईरान इसको खोलना नहीं चाहता, ईरान तो तैयार है, तुमने बंद करवाया अपनी जान के अकड़ के लिए, अपनी दादागिरी। वो चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उसका पूरा दुनिया पे इंपैक्ट आएगा राम प्रकाश जी, बहुत नेगेटिव होगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर, और खासतौर पे गरीब देश मारे जाएंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, रिसेशन की तरफ बढ़ जाएगी अगर तेल की कीमतें कहीं और बढ़ी।
सर अब ये क्या एक संयोग माना जाए कि मोदी जी ऐसे देशों का बार बार दौरा कर रहे हैं, इजराइल गए, लौट करके आए, ईरान पर आक्रमण हो गया, यूएई से जो है वो नेतन्याहू गए, उसके बाद मोदी जी यूएई पहुंच गए। क्या इसको मनाने के क्रम में देखा जाए क्या कि अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब ने अपनी जमीन के लिए इनकार कर दिया खुले तौर पर अमेरिका को कि नहीं अब आप हमारी जमीन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उससे ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि बाकी देश भी मना कर सकते हैं। इसके लिए मिशन में भेजा गया कि हाँ भाई चलो जरा बात करके आ जाओ, देखो कुछ रास्ता खुल जाए। प्रकाश जी, जिस व्यक्ति को पूरे युद्ध की परिस्थिति में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया ऑफिशियली, पाकिस्तान जैसा देश मीडिएट कर रहा है और भारत कहीं नहीं, जबकि पाकिस्तान के तो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी नहीं है। लड़ाई में 3 पक्ष, ईरान, इजराइल और अमेरिका। भारत के तो कहने को तीनों दोस्त है ना भाई, एक तो फादरलैंड ही बता दिया एक को, तो ट्रंप माई फ्रेंड जिनके लिए हवन कराया करते, और ईरान के अंदर तो बता ही दिया था कि हमारा जो अपना जो दोस्ती है वो इतिहास जितनी पुरानी है। उसके बाद जब आप किसी सीन में नहीं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी कोई यूटिलिटी बची वर्ल्ड फोरम के ऊपर आज की तारीख? ये जो कारनामा किया है जयशंकर और मोदी ने मिलकर के देश को डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन के लिए, आज तक तो देश के साथ कभी नहीं हुआ था। अब तो एक ही चीज है कि मोदी जी जहां भी जाते हैं एक ही सवाल आता है कि वहां पर उनके जो गोदी सेठ है उनको क्या मिलेगा। पता है आपको, जिस तरीके से नॉर्वे के सॉवरन फंड ने जिस तरीके से उसकी कंपनियों में पैसे लगाने से मना कर दिए, तो अब 2 दिन से लगातार ये कि नॉर्वे इसलिए जा रहे हैं कि उसको दोबारा क्यों आया जाए। तो हर चीज के पीछे एक कहानी है, और कहानी वो कहीं ना कहीं गोदी सेठ से जुड़ती है। डिप्लोमेटिक अगर एफर्ट्स कहीं होते तो वो दिखाई देते कहीं ना कहीं, इन एफर्ट्स की कहीं सामने चर्चा नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जैसा देश सामने खड़ा हुआ आज, और भारत ना 3 में है, ना 13 में है, ना 23 में है कहीं। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक जो खबर आ रही है जिस तरीके से आर्थिक स्थिति को लेकर के सर, अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। और पेंटागन से विवाद हमने देखा भी कि किस तरीके से रहा बजट को लेकर के, इस युद्ध के बजट को लेकर के ट्रंप का। सर ऐसे में कितनी संभावना दिख रही है इस दोबारा युद्ध की? भले ही ट्रंप की छटपटाहट हो, लेकिन एक दबाव बहुत बड़ा है, प्रेशर बहुत बड़ा है, और फाइनेंशियल प्रेशर अमेरिका के अंदर इतना आसान नहीं होगा। जी राम प्रकाश जी, देखिए जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति टॉप पे हो ना, तो आप उसकी चालों का आकलन कर सकते हैं कि वो क्या करेगा। एक रणनीति ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, प्लान ए, बी और सी। ट्रंप जैसे सनकी और सिरफिरे के बारे में कोई भी चीज आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, वो सेफ नहीं हो सकती, क्योंकि किस पल में किस उत्तेजना में वो क्या करे। आपको बताया था ना मैंने कि जिस तरीके से जब वो एक अमेरिका का जहाज गिरा था, वो पायलट वहां पे ट्रैप हो गए थे, ईरान में फंस गए थे, तो वो जो व्हाइट हाउस के अंदर चीखते हुए घूम रहे थे 3 घंटे तक। और हालत ये हुई कि अमेरिका के जनरल्स सिचुएशन रूम में बैठ करके सारी की सारा डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कैसे निकाला जाए उनको, और ट्रंप को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। ट्रंप इज सुप्रीम कमांडर ऑफ देयर आर्मी, और उसके बाद अगर उन्हीं के चीफ आर्मी के जो जनरल्स हैं तमाम सेनाओं के, वो उनको व्हाइट हाउस में मीटिंग करके नहीं बुला रहे, तो इसमें आप ट्रंप की स्थिति समझ लीजिए क्या है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं और आप उसको क्या तो उसका आकलन करेंगे वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति थी, अमेरिका में जो बेरोजगारी की स्थिति थी, वो इनकी टैरिफ डील से लेकर के तमाम सनकी फैसलों ने उसको मिट्टी में तो मिला ही दिया है। दोस्त दुश्मन का भेद खत्म कर दिया। जिस तरीके से पूरे यूरोप के ऊपर टैरिफ ठोक दिए, भारत के ऊपर यूरोप टैरिफ ठोक दिए, हर बात में डील की बात करता है। ईरान गए जब डील, अभी चाइना गए थे तब डील याद नहीं है क्या? तब तो कोई डील नहीं दिखती, तब तो सीधा सीधा सरेंडर दिख रहा है, और सारे अमेरिका ने देख भी लिया। उनकी भाषा, दैहिक भाषा, उनकी भावभंगिमाएं, उनके लटके हुए कंधे एक ही बात कहते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू के साथ, ट्रंप अपने शी जिनपिंग के सामने बिल्कुल साष्टांग होकर के गए हैं। ये कहने में कोई संकोच किसी को हो नहीं सकता। वो क्या फैसला करेंगे ईरान के साथ, इसके बारे में कोई भी फोरकास्ट खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो समझदार नहीं, वो सनकी व्यक्ति है, और सनकी का आकलन करना असंभव है। सर भारत पहले से ही बहुत खराब परिस्थिति से जूझ रहा है। हमने देखा अभी कैसे जो है महंगाई की एक बड़ी मार की तैयारी ऑलरेडी भारत में हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है तैयारी की, अब तो शुरुआत हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, फिर ये भी है कि अभी वो और बढ़ाए जाएंगे, किस्तों में कई बार उसमें बढ़ोतरी होगी, उसके हिसाब से हर एक चीज का रेट बढ़ेगा। मतलब भयंकर महंगाई इंतजार कर रही है, भारत में पैर पसारने की तैयारी में है। ऐसे में अगर दोबारा ये युद्ध शुरू होता है तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई तैयारी तो दिख नहीं रही है भारत की, अभी कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा है भारत के हिसाब से। नहीं, मोदी जी तो युद्ध हो चाहे ना हो, मोदी जी तो अलूफ है ना उन चीजों से। मैंने आपको कहा ना, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वो भी दोनों देश हमारे दोस्त थे, उसमें भी हमारी क्या भूमिका थी? प्रवचन की भूमिका थी कि युद्ध का समय नहीं बुद्ध का समय है।
ये कह के बस हमारी तीसरी होगी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो भारत को तो क्राइसिस, देखिए भारत की इकलौती सरकार ऐसी होगी इस पूरे रीजन के अंदर जिसको इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो नोटबंदी कर दे उसको तो फर्क नहीं पड़ता, वो लॉकडाउन कर दे उसको तो फर्क नहीं पड़ता, तेल के दाम बढ़ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल के दाम मिट्टी में मिल जाए उसके बावजूद भी सेम रेट पे तेल आम आदमी खरीदता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कंप्लीट कर लिया है अपने हिसाब से। इसलिए मोदी जी इन चीजों की परवाह नहीं करते, केवल उसके जरिए उन परिस्थितियों को भय और भ्रम में बदल करके अपनी सत्ता कायम रखने का जुगाड़ ढूंढते रहते, वही काम वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्लान चल रहे हैं कि भाई कैसे चीजों का सामना किया जाए, वो डंका बजाते घूम रहे हैं। बताइए, ये कोई अवसर नहीं था बाहर जाने का। देशवासियों को कह रहे कि 1 साल विदेश मत जाओ और खुद कह के चौथे दिन निकल गए। ऐसी क्या प्रेसिंग इमरजेंसी थी, बता दीजिए जरा देश को, क्या करने गए थे आप? ये अपने आप में सवाल है रामप्रकाश। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हमेशा से वही एक ही जवाब है, खामोशी। सवालों को टालना, सवालों को टाल करके, और उनका ऐसा लगता है कि जैसे सरकार उसको इररिलेवेंट कर देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सवाल बड़े हो रहे हैं, अब वो कब तक बड़े हो जाएंगे और कब वो मुश्किल खड़ी करेंगे सरकार के लिए, वो एक समय की बात एक अलग हो सकती है। लेकिन इस समय वर्तमान परिस्थिति में निश्चित तौर पे ट्रंप साहब जिस उलझन में है, निकलने के लिए उनको फिर किसी बड़े कदम की जरूरत है। अब वो बड़ा कदम क्या ईरान पे अटैक होगा, या फिर चीन को जो खुली छूट मिली तो वो ताइवान को अपने सिकंजे में दबोचेगा, ये मुझे लगता है बहुत लंबा इंतजार इसके लिए दुनिया को नहीं करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।